जाएंगे और नरेंद्र मोदी माफी मांगे, ये कौन सा न्याय है? जब आप नेता, मैं अगर नेता हूँ तो मेरी गलती ना भी हो कि मेरे प्रदेश में हुआ है, मांगेंगे माफी? आपकी गलती, अब आपने सही न्यूज दी और आपने किसी ने आपको केस की तो चलो वो बोल रहा है इसलिए आप उसकी माफी मांगोगे? देखिए, नरेंद्र मोदी ने माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी हो, नितिन गडकरी हो, शिवराज सिंह चौहान हो, हमारे को भारतीय खेद तो प्रकट कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया जस्टिस विथ ऑल एन अचीवमेंट ऑफ नन। हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स को डिस्क्रिमिनेट करने वाली राजनीति नहीं करते। अगर माफी मांगे समान न्याय होगा, क्या उनका बराबरी का मौका माफी मिलेगा। मांगे क्या? अगर रिग्रेट करेंगे कि मेरे प्रदेश में ऐसा हुआ नहीं होना चाहिए, उसके लिए मेरे को दुख है, खेद है, इससे छोटे हो जाएंगे मोदी? पहली बात, गलती हुई तो माफी मांगने में कोई अड़चन नहीं है। गलती की नहीं, जो हुआ वो तो गलत हुआ। देखिए, उसके बारे में उन्होंने बोला है कि मुझे इस बात का दुख है, दर्द है, नहीं होना चाहिए। नहीं कहा उन्होंने, कहा मेरे को खेद नहीं है। मुझे बताइए, ये नहीं कहा खेद है। मुझे बताइए, आज उत्तर प्रदेश में इतना कुछ हुआ, इतना कुछ मुजफ्फरनगर में हुआ, तो क्यों नहीं अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव क्यों नहीं माफी मांगता है? क्यों नहीं दर्द व्यक्त करता है? ये आपने बात अच्छी कही नीतीश कुमार के। आपने ये भी कहा कि अखिलेश के डिसमिस कर देनी चाहिए गवर्नमेंट, आपकी स्टेटमेंट देखी बिल्कुल। तो मोदी गवर्नमेंट भी डिसमिस कर देनी चाहिए। तब क्यों करनी चाहिए? जब यहाँ 48 लोग मर गए तो आप कहते डिसमिस कर दो, और वहाँ 800 लोग मर गए डिसमिस नहीं करें। बात ऐसी है कि जहाँ सरकार जिम्मेदार है तब होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार सांप्रदायिकता का जहर फैलाकर हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ा रही है। वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए मुझे बताइए, जिस मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कानून और व्यवस्था को संभालना, वो एक सफेद टोपी पहनकर वहाँ वोट बैंक के एमएलए भड़का रहे हैं। वहाँ हमने वीडियो देखा, बाकी पार्टी के भी भड़का रहे हैं। 4 लोग आपके भी हैं, 4 उनके भी हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार पॉलिटिकली विंडक्टिव और बायस है। हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ, हमारे एमएलए के खिलाफ सूढ़ बुद्धि से, विंडक्टिव से काम कर रही है। ये सरकार वोट बैंक की राजनीति करती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का नाम लेते हैं और यादव और मुसलमानों को इकट्ठा करके सांप्रदायिकता की राजनीति करके ये कौन सा सेकुलरवाद है? ये तो समझने के बाहर है। और इसलिए इस सरकार जो विंडक्टिव है, इस सरकार के आधार पर हमारे अच्छे कार्यकर्ताओं को इस प्रकार से टारगेट करना, ये राजनीतिक स्वार्थ के लिए चल रहा है, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए चल रहा है। कांग्रेस वाले और बाकी लोग आरोप अपने लगा रहे हैं कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी की मिलीजुली रणनीति है, पोलराइजेशन कर दो। इसमें सच्चाई कितनी, मैं पूछूंगा आपसे एक ब्रेक के बाद। तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं नितिन गडकरी से। यूपी की बात आपने उठाई। यूपी में एक नारा पहले लगा था, भाजपा लाओ यूपी बचाओ, प्रदेश बचाओ, देश बचाओ। अब नारा ये लगा है, मोदी लाओ देश बचाओ। मतलब भारतीय जनता पार्टी खत्म और मोदी जी। अगर मोदी हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, तो अटल जी थे तो हम अटल जी के बारे में कहते थे, मोदी जी तो मोदी जी के बारे में करें, दोनों बातें करें। ये नारा मैंने कभी नहीं सुना, अगली बारी अटल बिहारी जरूर सुना। देखिए, हमने अटल जी के बारे में बहुत बार कहा कि इस देश को बचाना है, देश की प्रगति और विकास करना है, तो अटल जी को लाओ। भाजपा लाओ देश बचाओ नारा था आपका, मुझे अटल जी लाओ देश बचाओ कभी नहीं लगा। थोड़ा सा पॉजिटिव दृष्टिकोण से सोचो। भाजपा लाओ यानी मोदी जी को लाओ, मोदी जी को लाओ यानी भाजपा को लाओ। मोदी बड़ी पार्टी के इतना हावी हो गया कि आप लोग मोदी पूजा में लग गए सारे के सारे। देखो, इस पार्टी में कोई व्यक्ति पूजा नहीं होती है। ना अटल बिहारी वाजपेयी जी की पूजा हुई, ना अडवाणी जी की हुई, ना मोदी जी की हुई, नितिन गडकरी जी की हुई। नितिन गडकरी हो, मोदी हो, हम स्वयंसेवक है, कार्यकर्ता है, देश के लिए समर्पित है, राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित है। यूपी में जो देश के लिए काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि मोदी की योजना से हो रहा है और अमित शाह वहां नहीं जाते हैं तो नहीं होता ये सब। अमित शाह को भेजने की जरूरत क्या थी वहां पर? और कोई नहीं था पार्टी के अंदर। गुजरात का नेता यूपी में जैसे कभी देखी नहीं। यूपी आपको पता नहीं, अमित शाह एक सुलझा हुआ बहुत गुजरात के लिए कार्यकर्ता, नहीं देश के लिए नहीं, उसके ऊपर केसेस भी है। की केसेस है। अमित शाह का सिलेक्शन महामंत्री के रूप में मैंने किया था। अमित शाह इतना सुलझा हुआ, इतना कर्मठ कार्यकर्ता है, इतना समझदार है, पॉलिटिकली इतना शार्प है, और उसको जनरल सेक्रेटरी बनाने में मैंने उस समय केंद्रीय तो पहले सेक्रेटरी बनते हैं लोग, यहाँ तो आपने महामंत्री बना दिया, सबसे बड़े प्रदेश का इंचार्ज बना दिया। इसलिए कि लोग कहते हैं कि आपको वहाँ पर योजना के तारीख उसी तरीके से काम करना। अमित शाह को महामंत्री बनाने, आप यूपी में डालना चाहते हैं। शाह को महामंत्री बनाने का निर्णय मेरा है। क्यों? मोदी जी के नाम पर बात करता हूँ। मोदी आपका है तो पर मोदी के क्लोज है, ये तो सबको पता है ना। वो देखो, हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, हम किसी को क्लोज नहीं, हम विचारों के लिए काम करते हैं, देश के लिए। अमित शाह में यूपी के लिए क्या खूबी थी? यूपी में आज तक गए नहीं, उससे पहले स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं बने आज तक वो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट से
देखिए, अमित शाह ये बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ईमानदार, कर्मठ, डाउन टू अर्थ और शार्प पॉलिटिशियन है। तो यूपी में कोई नहीं है और इसलिए उसके जैसे एक प्रभावी व्यक्ति को जनरल सेक्रेटरी के रूप में उत्तर प्रदेश का प्रभार राजनाथ सिंह जी ने दिया है। यूपी के लोग कोई नहीं थे, कलराज मिश्रा से लेकर के विनय कटियार तक। वो कर्मठ भी नहीं है, सुलझे हुए भी नहीं है, ईमानदार भी नहीं है। आपको प्रभु जी भारतीय जनता पार्टी की सिस्टम मालूम नहीं, जिस राज्य का नेता उस राज्य का प्रभारी नहीं बनता। दिल्ली से जा सकते हैं, सुषमा स्वराज जा सकती है, अरुण जेटली जा सकते हैं। सुषमा स्वराज और अरुण जेटली लीडर ऑफ अपोजिशन है, के रहे हैं। नहीं, वो प्रभारी नहीं रहते कोई राज्य रहे। पिछले इलेक्शन में आप ही ने रखा है, कर्नाटक के चुनाव में आपने प्रभारी बना रखा। पहली बात देखो, संगठनात्मक प्रभारी और चुनाव प्रभारी दो अलग होते हैं। हाँ, चुनाव प्रभारी सुषमा जी, अरुण जी, और मैं भी कोई राज्य का संगठनात्मक प्रभारी नहीं। चुनाव प्रभारी अब तो चुनाव प्रभारी तो कोई है नहीं, आपका कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रभारी चुनाव के समय नियुक्त हो गए, तब राजनाथ सिंह जी निर्णय करेंगे किसको अपॉइंट करना है। पर एक बात है कि आपने मोदी को बनाया और आप अध्यक्ष रहे हैं, ये जो माइनॉरिटीज है, इनको जो नया फैशन आपके चला है कि लोगों को आप ले आते हैं, उनको टोपियां पहना देते हैं, उनको बता देते हैं, ये क्या इतनी अपीलमेंट जो दिखावे का है, इसकी जरूरत क्या है? चाहे गुजरात में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे देखिए, ये देखने वालों के नजरों में प्रॉब्लम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। हम बहुसंख्यक अल्पसंख्यक विवाद को नहीं मानते। हम सब जात, पंथ, धर्म, भाषा बोलने वाले सब लोगों को ले जाकर इस देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करके सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान, इसमें मुसलमान भी है, हिंदू भी है, बौद्ध भी है, जैन है। अब अडवाणी जी जो प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे वो भी हार गए। पर एक बार बताओ, सीधी अडवाणी जी का जो मत था, जो भारतीय जनता बोर्ड में नहीं आए, उनको आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए? देखिए, अडवाणी जी हमारे पार्टी के इतने बड़े नेता और हमारे गाइड एंड फिलोसोफर है, उनके किसी भी कृति पर और उनके किसी भी वक्तव्य पर आप बिल्कुल टिप्पणी नहीं करना, ये हमने तय किया। मतलब इनको इग्नोर करते रहोगे, टिप्पणी नहीं करोगे? इग्नोर कैसे? जो आदमी को भगवान जैसा मान, मेरे घर पर नागपुर में 2 फोटो है, एक अटल जी का और एक अडवाणी जी का। नहीं, वो तो पोस्टर देख लिया मैंने, अटल जी अडवाणी होता था, दिल्ली के पोस्टर जो है उसमें अटल जी अडवाणी जी लंबी लाइन में कल 29 तारीख को लंबी लाइन में लगे, मोदी की बड़ा लग गया। 29 तारीख को दिल्ली में सभा है, अटल जी अडवाणी का पोस्टर बड़ा है, लगा रहेगा, और अटल जी अडवाणी के बिना भाजपा आगे नहीं जा सकती है। हर पोस्टर में या विजय गोयल है या मोदी है, बाकी ऊपर छोटे छोटे अडवाणी इतने छोटे, अडवाणी इतने छोटे, अटल जी। अटल जी और अडवाणी हमारे प्रेरणा स्रोत है, इस पार्टी के संस्थापक है। उनके बिना ये पार्टी आगे नहीं जा सकती, उनके आशीर्वाद के बिना आगे चल नहीं सकती। चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, हम उनका आशीर्वाद लेकर ही आगे जाते हैं। आप पार्टी के सबसे छोटे उम्र के राष्ट्रीय नेता हैं, ये बात सच है। तो इतने कतार में है प्रधानमंत्री का पैंट शर्ट पहनने वाला पैंट शर्ट नहीं, बाकी भी पहनते हैं, वो डिजाइनर पहनते हैं। आप जब डिजाइनर नहीं पहनते, आप बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये कि आप खुद चुनाव लड़ेंगे ना? 100%। अगर अपनी पार्टी देंगे 100% लड़ना चाहता हूँ। पार्टी टिकट आपको ना कर, मुझे राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है कि मैं नागपुर से लड़ूंगा और मैं नागपुर से चुनाव लड़ूंगा। मुझे एक आपके जैसे एक बात एक आपको बता, चुनाव क्यों लड़ना चाहता हूँ। एक महाराष्ट्र के आपकी IBN मराठी में चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि गडकरी कभी पब्लिक से लड़ता नहीं। मेरे बारे में 4 कमेंट्स आई। उसी दिन मैंने देखा इंटरव्यू, मैंने बोला ऐसा बोल रहे हैं क्या? ठीक है, चुनाव लड़ लो, इस बार मैं लड़ने वाला हूँ। तो आपने जो बात की, बाकी नेताओं पर भी अप्लाई होनी चाहिए, सब लड़ेंगे चुनाव। तो प्रधानमंत्री जो होना चाहिए वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए ना? नहीं, प्रधानमंत्री सांसद। मनमोहन सिंह की तरह? देखो, आपने पिछले बार भी मुझे ये सवाल पूछा, मैं इस बार फिर पूछ रहा हूँ, मैं आपको जवाब देता हूँ। जो राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन का सदस्य होगा, वो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बन सकता है। छोड़ दिया कि मनमोहन सिंह जो अटैक करते राज्यसभा का मेंबर है, प्रधानमंत्री बना हुआ, आपकी पार्टी पिछले 10 साल से ही गाली। आपको किसने बताया? हमारे सब नेता इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ने के मूड में। सीधी बात क्यों नहीं करते आप मेरे साथ? तीखी बात मैं पूछा हूँ, तीखा सवाल कि आपका व्यू क्या है कि प्रधानमंत्री आपका लोकसभा का चुना हुआ सदस्य होगा कि नहीं? हमारा प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा में चुना हुआ सांसद हो सकता है। भारत के संविधान में उसको मान्यता है। हमारे यहाँ जितने प्रधानमंत्री पद के लिए जिनके नामों की चर्चा हो रही है, वो सब नेता लोकसभा का चुनाव लड़ने के मनस्थिति में है, ऐसा मुझे लग रहा है। हर बार होता है, मतलब आपको ये कहते हैं कि आपने स्ट्रेट नहीं कह रहे, इसका जो नहीं लड़ेगा चुनाव, मोदी अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बन सकते हैं। तो संविधान अनुमति देता है। लोकसभा चुनाव लड़ना उनकी जरूरी नहीं है। देखो, अगर मोदी जी चुनाव नहीं लड़ेंगे और फिर भी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो वो चुनाव के बाद भी बन सकते हैं। तो आप किसी के ब्याह पे कमेंट करने वाले नहीं है, पर आप चुनाव जरूर। मैं चुनाव, देखो, मेरे को प्रधानमंत्री IBN 7 मराठी चैनल पर एक बार वहां के जब उन्होंने मुझे कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ा हूं, तब मेरे बारे में कहा तो मुझे दुख लगा। देखो, मैं सीधा आदमी हूँ, सीधा सोचता हूँ। मेरा फोटो लगाकर अनेक लोग आमदार बने, मैं पार्टी के लिए नहीं लड़ता चुनाव। तब मैंने तय किया कि हरकत नहीं, इस बार चुनाव लड़ना, छाती से माती लगा के लड़ूंगा। और दूसरी बात, मुझे 6 लोकसभा के लिए ऑफर आया था, वर्धा, भंडारा से लेकर मैं मुंबई तक, इंदौर तक, भोपाल तक। तब मैंने कहा नहीं,
मैं अपने जन्मगांव से लड़ूंगा, कठिन सीटें तो वहीं से लड़ूंगा और वहीं से चुनाव लड़ूंगा और मैंने तय किया मैं चुनाव लड़ूंगा। तो जो आप विश्वास करते हैं बाकी आपके साथी भी वही कर रहे हैं ना, ऐसा उम्मीद करते हैं ना आप भी? हाँ, वो भी करेंगे, लड़ेंगे। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी भारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे तीखी बात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।